हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सौरभ एंड वेलकम टू माय चैनल अध्ययन। तो आज मैं मेरे वीडियो में जो डिस्कस करूँगा वो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूँगा, उसके साथ साथ आंसर के बारे में फुल डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं जो लास्ट 4 वीडियो आप लोगों को प्रिपरेशन कराया था, 4 जो टॉपिक के ऊपर प्रिपरेशन कराया था, वही 4 टॉपिक के ऊपर हम आज लोग यही 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस आगे बढ़ाता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कांट बी कंसीडर्ड एज ए फीचर ऑफ लर्निंग। ऑप्शन ए, learning is something that occurs as a result of certain experience. Number 2, study of behavior is learning. Number 3, unlearning is also a part of learning. And number 4, learning as a process that mediates behavior. मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है वो है लर्निंग के बारे में कौन सा फीचर्स सही नहीं है। तो देखिए नंबर ए के बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। लर्निंग इज ए समथिंग दैट ऑकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ सर्टेन एक्सपीरियंस। ये तो सही है क्योंकि हम लोग कुछ एक्सपीरियंस करके ही सीखते हैं, तो ए वाला ऑप्शन तो सही है। दूसरे देखते हैं स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग। ए वाला जो ऑप्शन है ये थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि स्टडी ऑफ बिहेवियर लर्निंग तो नहीं होता। स्टडी ऑफ मतलब जो बिहेवियर का स्टडी है, पढ़ाई है, वो तो लर्निंग नहीं है। तो नीचे के 2 ऑप्शन पहले देख लेते हैं। देखिए नंबर 3, अनलर्निंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लर्निंग। ए वाला भी, सी वाला जो ऑप्शन है ए वाला भी सही है क्योंकि ना सीखना भी एक सीखने का प्रोसेस है। ठीक है, उसके साथ नंबर डी, लर्निंग इज एज ए प्रोसेस दैट मीडिएट्स बिहेवियर। लर्निंग तो एक बिहेवियर का ही प्रोसेस है, एक व्यवहारिक की जो प्रक्रिया है वो लर्निंग है। तो ये 3 ऑप्शन ए, सी एंड डी ऑप्शन सही है। तो गलत क्या हो गया? नंबर बी, मतलब बी वाला ऑप्शन सही नहीं है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नंबर बी। आप बताएं सेकंड वाला क्वेश्चन में। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल। Which of the following is not a principle of human development? ये भी क्वेश्चन क्या है कि नीचे वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो देख लेते हैं 4 जो ऑप्शन है। सबसे पहले सीक्वेंशियली, नंबर 2 जनरल टू स्पेसिफिक, नंबर 3 रिवर्सिबल, नंबर डी कॉन्टिन्यूटी। तो देखिए हम लोग जब प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करे थे वहाँ पर ये सीक्वेंटली पढ़े थे। मतलब डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक सीक्वेंस मेंटेन करता है, एक क्रम मेंटेन करके आगे बढ़ता है, एक सीक्वेंस मेंटेन करके आगे बढ़ता है। तो ए वाला तो ऑप्शन सही है। नंबर 2 जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू तो डेवलपमेंट सबसे पहले क्या होता है? जनरल होता है। जैसे कि एक बच्चा सबसे जब छोटा होता है अगर वो रोता है तो वो पूरा के पूरा शरीर उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। मतलब उसका हाथ, उसका पैर, मतलब उसका सेंसिबल जो रिस्पॉन्स है उसके साथ साथ पूरा बॉडी इन्वॉल्व होता है। मगर जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है अगर वो रोता है तो उसका पूरा बॉडी उस रोने में इन्वॉल्व नहीं होता। मतलब जनरल से वो स्पेसिफिक की ओर बढ़ रहा है। तो ए वाला ऑप्शन सही है। नंबर 3 रिवर्सेबल और नंबर डी कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी के बारे में कि ह्यूमन डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एकदम जन्म से लेकर मृत्यु तक एक कॉन्टिन्यू प्रोसेस है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये वाला क्वेश्चन भी सही है। मगर ह्यूमन डेवलपमेंट कभी रिवर्सेबल नहीं होता, कभी रिवर्स नहीं होता, पीछे नहीं चला जाता। मतलब ये वाला आंसर सही नहीं है। मतलब नंबर 2 का जो क्वेश्चन हम लोगों को पूछा है उसका आंसर होगा नंबर सी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नंबर 3 क्वेश्चन में। देखते हैं डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम। डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होता है? देखिए नंबर ए
पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज, नंबर 2 प्री नेटल स्टेज, नंबर 3 द स्टेज ऑफ इन्फेंसी, नंबर डी प्री चाइल्डहुड स्टेज। तो पोस्ट चाइल्डहुड डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होता है? अब लोग ए वाला क्वेश्चन थोड़ा समझिए कि डेवलपमेंट शुरू हो जाता है जब एक बच्चा गर्भ अवस्था में रहता है, वहीं से शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्री नेटल स्टेज, ए वाला नंबर बी, 3 का जो आंसर होगा वो है बी, प्री नेटल स्टेज से ही एक डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब आता है नंबर 4 में। नंबर 4 के जो क्वेश्चन है वो है डेवलपमेंट ऑकर्स इन ह्यूमन बीइंग्स अप टू द एंड ऑफ चाइल्डहुड, अप टू द एंड ऑफ एडोलेसेंस पीरियड, अप टू द स्टार्टिंग ऑफ एडल्टहुड, थ्रू आउट द लाइफ। पहले ही आप लोगों को बोल रहा था मैं कि डेवलपमेंट प्रोसेस गर्भावस्था से शुरू होकर एकदम मृत्यु तक होता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में। मतलब ये वाला क्वेश्चन का आंसर होगा थ्रू आउट द लाइफ, एकदम मृत्यु तक डेवलपमेंट प्रोसेस कॉन्टिन्यूस वे में होता रहता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस, नंबर 2 प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज ए रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन, नंबर सी प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज ए रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन एंड एक्सपीरियंसेस, नंबर 4 प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज ए रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। देखिए द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट की मीनिंग क्या है? प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस, ये तो ठीक है, मगर सबसे सही कौन सा ऑप्शन है? देखिए प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज ए रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? मैच्योरेशन के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस गैदर करना, जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो नंबर 5 का जो आंसर सही होगा वो है नंबर डी। ठीक है, अब आता है नंबर 6 पर। देखिए 6 क्या है? लर्निंग इज, नंबर ए चेंजेस इन बिहेवियर, नंबर 2 द रिजल्ट ऑफ experiences or practice, number 3 relatively permanent changes in behavior, all above the above। देखिए यहाँ पर लर्निंग क्या है? लर्निंग तो एक प्रोसेस है। लर्निंग ए चेंज ऑफ बिहेवियर एकदम सही है, क्योंकि बिहेवियर का चेंजेस ही लर्निंग होता है। जब एक बच्चा और एक व्यक्ति कुछ सीखना चाहता है, मतलब सीखते हैं, तो उसका बिहेवियर में भी चेंज आता है। उसके साथ साथ द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिसेस, सही बात है। आप अगर कुछ सब्जेक्ट, कुछ चीज़ बार बार एक्सपीरियंस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, तो आप वो सही तरीके से सीख जाते हो। नंबर 3 रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर, मतलब रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस भी होता है ये लर्निंग प्रोसेस। अगर एक बच्चा स्विमिंग सीख जाए तो वो परमानेंटली वो सीख जाता है, मतलब वो कभी स्विमिंग नहीं भूलता, वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। मतलब ए भी ठीक, तो इसका आंसर होगा ऑल अबव द अबव। तो नंबर डी हो गया इसका सही आंसर। अब आता है नंबर 7 पे। ग्रोथ इज क्वालिटेटिव चेंजेस, क्वांटिटिव चेंजेस, बोथ क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव चेंजेस, नन ऑफ दिस। तो आप लोग सोचिए, आप लोग पहले भी आप लोग ये पढ़े हैं कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट एक क्वालिटिव एंड क्वांटिटिव चेंजेस होता है, मगर ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ होता है एक क्वांटिटिव चेंजेस, मतलब ग्रोथ को हम लोग मेज़र कर सकते हैं, जो होता है क्वांटिटिव, मगर एक क्वालिटेटिव नहीं होता। तो इसका आंसर हो गया नंबर बी। अब आते हैं नंबर 8 पर। नंबर 8 पे देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है और आगे भी आता रहेगा। नंबर 8 में द डेवलपमेंट दैट प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूड एक्सिस हेड टू फुट इज टर्म एज, क्या है? जो हेड टू फुट डेवलपमेंट होता है वो क्या है?
वो है, देखिए, सेफालोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, इंटररिलेशन, इंटीग्रेशन। ये आप लोग पहले भी आप लोगों को मैं बोला था कि हेड से फुट तो कौन सा डेवलपमेंट जाता है, सेफालोकॉर्डल जाता है, मतलब आंसर ए। और प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है, वो सेंटर से पेरीफेरी तक जाता है। इंटर रिलेशन तो क्या, सोसाइटी के साथ आप कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, तो ए हो गया आपका आंसर सेफालोकॉर्डल। और ये भी याद रखना आप लोग, प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है, सेंटर से पेरीफेरी तक जाना। तो ए है, नंबर 8 का क्वेश्चन हो गया। अब आता है 9 पर। स्पाइरल डेवलपमेंट मीन्स, स्पाइरल डेवलपमेंट आप जब प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, जब आप लोगों को प्रिपरेशन कर रहा था, वहाँ पर स्पाइरल डेवलपमेंट के बारे में आप लोगों को बोला था। देखिए नंबर ए क्या है, डेवलपमेंट लीड्स फ्रॉम इजी टू कॉम्प्लेक्स। नंबर बी, डेवलपमेंट गोज फ्रॉम हेड टू टो। सी, सेंटर टू पेरीफेरी। एंड डी, नॉन ऑफ दिस। देखिए सबसे पहले नंबर बी की तरफ जाते हैं। देखिए फ्रॉम हेड टू टो, मैं पिछले ही क्वेश्चन में हम लोगों को बोला था कि हेड टू टो जो होता है वो कौन सा डेवलपमेंट होता है, वो होता है सेफालोकॉर्डल डेवलपमेंट। और सेंटर से पेरीफेरी क्या होता है, सेंटर से पेरीफेरी जो होता है वो होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। और यहाँ पर स्पाइरल क्या होता है, स्पाइरल जो डेवलपमेंट होता है वो इजी से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है, मतलब यहीं से शुरू हुआ फिर कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए होगा नंबर ए। अब हम लोग आते हैं नंबर 10 पर। 24 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर सेम, सॉरी ये वाला क्वेश्चन 24 नहीं होगा, 22 होगा। 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर सेम मेल एंड फीमेल, दे आर नोन एज, सॉरी ए 4 नहीं होगा, ए होगा 22 होगा, ठीक है। 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर सेम मेल एंड फीमेल, दे आर नोन एज। देखिए जो हम लोगों को एक मेल और एक फीमेल में 23 पेयर्स मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम रहता है, जो एक बच्चे का और एक व्यक्ति का कैरेक्टरिस्टिक और बहुत कुछ इफेक्ट करता है। तो वो जो 22 पेयर्स क्रोमोसोम होता है मेल और फीमेल में एकदम समान रहता है, एकदम एक रहता है, उसको हम लोग क्या कहता है, उसको हम लोग ऑटोसोम कहलाते हैं। मतलब मेल में रहता है एक सेक्स और जो 23 नंबर ऑफ 23 जो क्रोमोसोम होता है वहाँ पर फीमेल में एक सेक्स का क्रोमोसोम रहता है और मेल में होता है एक्स वाई क्रोमोसोम, ठीक है। तो अगर एक्स वाई क्रोमोसोम और फीमेल में एक सेक्स क्रोमोसोम होता है जो 23, वो 23 क्रोमोसोम क्या 23 क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑटोसोम। अब आते हैं नंबर 11 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि नंबर ए हेल्थ क्लब, नंबर बी फैमिली, नंबर सी पब्लिक लाइब्रेरी, नंबर डी इको क्लब। देखिए पैसिव एजेंसी कौन सा पैसिव एजेंसी है जहां पर आप इनडायरेक्टली सोशलाइज्ड होता है वो है पैसिव एजेंसी, और जहां पर आप डायरेक्टली सोशलाइज्ड होते हो वो होता है एक्टिव एजेंसी। तो सबसे पहले देखिए हेल्थ क्लब, अगर आप कोई हेल्थ क्लब में जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे लोग आएंगे, वहाँ पर आपका कोई उसके साथ इंटरेक्शन होगा, मतलब आप उनसे डायरेक्ट सोशलाइज्ड हो रहे हो, मतलब ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा। अब आता है नंबर बी पर फैमिली में तो आप डायरेक्ट सोशलाइज्ड होते हो, आपका पेरेंट्स, आपका भाई बहन, उन लोगों के साथ आप डायरेक्ट सोशलाइज्ड होते हो, मतलब वो हो गया एक्टिव एजेंसी। तो नंबर 2 भी नहीं होगा।
अब नंबर डी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इको क्लब, अगर आप कोई इको क्लब की मेंबर हो, एक बच्चा इको क्लब की मेंबर है, तो इको क्लब में जाकर जाएगा तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे से वो मिलेगा, वहाँ पर वो डायरेक्टली सोशलाइज्ड होगा। मतलब ये भी हो गया आपका एक्टिव एजेंसी। तो आप रह जाता है क्या, पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी एक पैसिव एजेंसी होता है, वहाँ पर तो आप जाते हो, वहाँ पर आप जाकर वहाँ पर आप खुद से पढ़ाई करते हो, मगर वही लाइब्रेरी में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, कुछ वैल्यूज होता है जो आप मानकर चलते हो। मतलब वहाँ पर आप इनडायरेक्टली सोशलाइज्ड हो रहे हो, जो हो गया पैसिव एजेंसी। मतलब ये वाला क्वेश्चन का आंसर होगा पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नंबर 12 में। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, मगर ये क्वेश्चन बार बार सीटेड एग्जाम में और जो डब्ल्यूबी टेट होता है, यूपी टेट होता है, जो टेट होता है, यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो इसका आंसर होगा, देखिए कुछ हेरिडिटी से डेवलपमेंट, सिर्फ हेरिडिटी से डेवलपमेंट नहीं होता, और सिर्फ एनवायरनमेंट से भी डेवलपमेंट नहीं होता, और एजुकेशन अपॉर्चुनिटी में सिर्फ भी डेवलपमेंट नहीं होता। डेवलपमेंट कैसे होता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के दोनों के एक साथ मिलने पर डेवलपमेंट होता है। मतलब इसका आंसर होगा नंबर सी। अब आता है 13 पर। 13 पे देखिए, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी प्रोपोज्ड बाय J.H. मीड, C.H. कूले, यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर, पियागेट। देखिए J.H. मीड का तो अलग सा एक थ्योरी है सोशलाइजेशन के प्रोसेस में, वो है आई एंड मी थ्योरी। C.H. कूले का जो थ्योरी है वो है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, और यूरी ब्रॉनफेनर्स का जो थ्योरी है वो है इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, जो यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर्स ने प्रपोज किया था। तो इसका आंसर होगा यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर, नंबर सी। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 14 पे। नंबर 14 पे देखिए, इन हुईच सिस्टम ऑफ ब्रॉनफेनर्स थ्योरी आर लिंक बिटवीन द फैमिली एंड द स्कूल इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है, जो ब्रॉनफेन-ब्रेनर्स का जो 5 लेयर्स था, वही 5 लेयर्स में कौन सा लेयर्स में फैमिली और स्कूल इंटरेक्ट करता है। देखिए नंबर ए एक्सो सिस्टम, नंबर 2 क्रोनो सिस्टम, नंबर 3 मेसो सिस्टम, एंड नंबर डी माइक्रो सिस्टम। तो यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर आंसर होगा मेसो सिस्टम। मतलब माइक्रो सिस्टम में तो सिर्फ फैमिली होगा, सिर्फ स्कूल होगा, और सिर्फ पीयर्स होगा, नाइबर होगा, तो अलग अलग होगा माइक्रो सिस्टम में। और मेसो सिस्टम में क्या होगा, मेसो सिस्टम में वो फैमिली के साथ पीयर्स का इंटरेक्शन होगा, फैमिली के साथ स्कूल का इंटरेक्शन होगा, और फैमिली के नाइबर के साथ पीयर का इंटरेक्शन होगा। मतलब आपस में सब जुड़ा हुआ है मेसो सिस्टम में। मतलब इसका आंसर होगा नंबर सी, द मेसो सिस्टम। अब आता है नंबर 15 पर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ की मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ, देख लेते हैं। नंबर ए चेंज रिलेटेड टू रिजल्ट, नंबर 2 चेंज रिलेटेड टू मेजरमेंट, नंबर सी ऑल ऑफ द एबव, नंबर डी नन ऑफ द एबव। देखिए चेंज रिलेटेड रिजल्ट ए सही नहीं है। चेंज रिलेटेड टू मेजरमेंट, ग्रोथ तो मेजरमेंट में ही आता है, जो मेजर कर सकते हैं, तो ये तो सही बात है। मतलब इसका आंसर होगा नंबर बी, ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होगा, और नॉन ऑफ दिस भी नहीं होगा। उसका आंसर हो गया बी। अब आगे बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। 16 में है, देखिए द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस डैश प्रोसेस। देखिए ऑप्शन है टेम्पोररी, शॉर्ट पीरियड, डिसकॉन्टिन्यूटीज, लाइफ लॉन्ग पीरियड। आप भी लोग सोचकर ए क्वेश्चन की आंसर दीजिए। देखिए टेम्पोररी सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या टेम्पोररी होता है? नहीं, टेम्पोररी नहीं होता है।
देखिए शॉर्ट पीरियड, ये शॉर्ट पीरियड में भी नहीं होता है। डिसकॉन्टिन्यूटी, सोशलाइजेशन प्रोसेस डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में नहीं होता। क्या होता है? सोशलाइजेशन प्रोसेस एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। मतलब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नंबर डी, द सोशलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अब 17 में आते हैं, द डेवलपमेंट दैट प्रोसीड फ्रॉम द सेंटर टू पेरिफेरी इज कॉल्ड। देखिए आप लोगों को पहले ही जो सेफालोकोडल के बारे में बात किया था मैं, वहाँ पर ही बोला था सेफालोकोडल कहाँ से कहाँ होता है? हेड टू टो, मतलब हेड माथे से पैर तक जाता है। प्रॉक्सिमल क्या होता है? सेंटर से पेरिफेरी तक जाता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो है प्रॉक्सिमोडिस्टल, जो सेंटर से पेरिफेरी तक जाता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 18 पे आई एंड मी थ्योरी वाज प्रोपोज्ड बाय नंबर ए यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर्स, G.H. मीट, C.H. कूले, नॉन ऑफ दिस। देखिए यूरी ब्रॉनफेनर्स का जो थ्योरी है वो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। G.H. मीट का आंसर, यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा G.H. मीट का क्या थ्योरी है? आई एंड मी थ्योरी। एंड C.H. कूले का जो थ्योरी है वो है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। तो ये आंसर हो गया नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं 19। देखिए ह्यूमन हैव डैश पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। मतलब क्रोमोसोम टोटल एक ह्यूमन बॉडी में टोटल कितना क्रोमोसोम रहता है? सबसे पहले वो बोलिए कि ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम टोटल होता है। अगर 46 टोटल क्रोमोसोम होता है तो पेयर्स कितना हो गया? पेयर्स हो गया 23। मतलब आंसर डी होगा इसका आंसर। अब नंबर 20, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है। एक ए न्यूबॉर्न बेबी विल बी गर्ल इफ इट हैज, क्या होगा? XY क्रोमोसोम, XX क्रोमोसोम, YY क्रोमोसोम कांट बी डिसाइडेड। देखिए अगर XY क्रोमोसोम होगा तो वो चाइल्ड क्या होगा? सबसे पहले आप लोगों को क्या बोला था कि मेल चाइल्ड में होता है XY क्रोमोसोम, जो 23 क्रोमोसोम लास्ट होता है वो, और फीमेल में XX रह जाता है। अगर एक फीमेल चाइल्ड होगा तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर XX क्रोमोसोम होगा। मतलब मेल से भी X आएगा और फीमेल से भी X आएगा और दोनों मिलकर हो जाएगा फीमेल चाइल्ड। और अगर XY हो गया, XY अगर हो गया तो हो जाएगा एक मेल चाइल्ड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन पे। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ डैश इन ए सोसाइटी। नंबर ए देखिए एडजस्टमेंट, नंबर 2 एसिमिलेशन, नंबर 3 लर्निंग एंड नंबर डी ग्रोइंग। देखिए एडजस्टमेंट, अगर आप सोशलाइज्ड है तो आपको सोसाइटी के साथ एडजस्ट करना ही होगा। मगर सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है? वो होता है एसिमिलेशन। सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है एक एसिमिलेशन प्रोसेस, आत्मसात करने का एक प्रक्रिया जो आप सोसाइटी से सीखते हो। सोसाइटी का रूल्स एंड रेगुलेशन, उसका कुछ वैल्यू होता है, वो आप क्या करते हो? वो आप आत्मसात कर लेते हो, मतलब एसिमिलेट कर लेते हो। तो उसका आंसर हो गया नंबर बी। अब आते हैं नंबर 22 में। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है उनसे में कौन सा ऑप्शन सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट है? तो सबसे पहले देख लेते हैं फैमिली या नाइबरहुड। फैमिली तो नहीं होगा, मतलब ए क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। देखिए स्कूल एंड नाइबरहुड ए हो सकता है। नंबर सी स्कूल एंड इमीडिएट फैमिली मेंबर्स। देखिए फैमिली मेंबर्स तो
सेकेंडरी में नहीं आता, वो तो फर्स्ट में मतलब प्राइमरी में ही आ जाता है। और यहाँ पर देखिए फैमिली एंड रिलेटिव्स, फैमिली तो फर्स्ट में ही आ जाता है, मतलब नंबर ए नहीं होगा, नंबर सी नहीं होगा, नंबर डी नहीं होगा, क्या होगा, नंबर बी, ए वाला आंसर सही है। मतलब 22 का आंसर क्या हो गया, नंबर बी। अब आता है 23 में। 23 में देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो सेंसिटिव पीरियड, सबसे जो इम्पोर्टेंट पीरियड, वो कौन सा होता है, देखिए नंबर ए प्रीनेटल पीरियड, नंबर 2 मिडिल चाइल्डहुड पीरियड, नंबर सी एडल्टहुड, नंबर डी अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। देखिए प्रीनेटल तो नहीं होगा, अगर नेटल पीरियड में तो एक बच्चा का अगर जन्म नहीं होगा, उसका अगर जन्म होगा भी तो वो तो तुरंत लैंग्वेज डेवलपमेंट उसका नहीं होगा, मतलब नंबर ए नहीं है। नंबर बी मिडिल चाइल्डहुड पीरियड, अगर एक बच्चा का चाइल्डहुड पीरियड, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड जाकर मिडिल चाइल्डहुड पीरियड में चला जाएगा तो उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा, मतलब नंबर बी भी नहीं है, एडल्टहुड भी नहीं है। मतलब सबसे अच्छा जो पीरियड होता है, सबसे अच्छा जो समय होता है जहाँ पर एक बच्चा का लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत बढ़िया होता है, वो होता है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, नंबर डी। और 24 में आते हैं। 24 में देखिए लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी वाज गिवन बाय यूरी ब्रॉनवेनफ्रेनर्स, G.H. मीट, C.H. कूले, नॉन ऑफ दिस। आप लोगों को बहुत बार बोला हूं मैं, यूरी ब्रॉनवेनफ्रेनर्स का क्या है, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। G.H. मीट का क्या होगा, G.H. मीट का आई एंड मी थ्योरी। और आंसर क्या होगा, C.H. कूले, C.H. कूले का लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, नंबर सी इसका आंसर होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो है देखिए लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन डिपेंड्स ऑन, एक बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो भाषा का डेवलपमेंट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए बेटर सोशल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, नंबर 2 बेटर स्कूलिंग, नंबर 3 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गिवन टू द चाइल्ड, एंड नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए बेटर सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में एक इफेक्ट करता है, ये तो सही है। उसके साथ साथ बेटर स्कूलिंग, अगर एक बच्चे का स्कूलिंग बेटर बहुत ही बढ़िया होगा तो उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बढ़िया होगा, मतलब ये वाला भी सही है। नंबर 3 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गिवन टू द चाइल्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज डेवलपमेंट में, एक बच्चे को फ्रीडम देना होगा उसका एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, तो ये भी सही है। फिर जो हो जाता है ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऊपर के जो 3 ऑप्शन है वो सही है, तो 25 का क्या आंसर होगा, नंबर डी। तो फ्रेंड्स ये 25 क्वेश्चन था, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो सीटेट एग्ज़ाम में बार बार आता है, और एग्ज़ाम के पिछले साल भी यही से कुछ क्वेश्चन आया हुआ था। तो आशा करता है आप लोग ये सेशन आप लोगों को अच्छे से रिवीजन हो गया और अच्छे से आप लोग इसका याद कर लिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ साथ शेयर और लाइक भी कर देना, और अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आकर प्लीज़ कमेंट भी कर देना। तो मैं जो अगले वीडियो लाऊंगा वो पियागेट का थ्योरी के ऊपर लाऊंगा, जो पियागेट, वाइगोत्स्की एंड कोहलबर्ग के जो 3 थ्योरी है, उस थ्योरी से जो पहला थ्योरी होता है वो पियागेट की थ्योरी, उसके बारे में जो अपकमिंग वीडियो आएगा वहाँ पर डिस्कशन होगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे रहिए, ठीक रहिए और खुश रहिए।